अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं अशफाक मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूं नेक्स्ट सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे एसईओ एंड ब्लॉगिंग का कोर्स। एसईओ एंड ब्लॉगिंग क्या है, डिटेल में हम मल्टीपल लेक्चर में लर्न कर चुके हैं। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन काम कैसे कर सकता है, कैसे करता है। और आज का लेक्चर नंबर 12 है जिसमें हम एडवांस वर्डप्रेस की जो टेक्निक्स हैं कुछ उसको लर्न करेंगे। तो अगर आपने गुज़िश्ता लेक्चर्स नहीं सीखे, नहीं देखे, प्रैक्टिस नहीं की है, स्किप किया है कोई लेक्चर, तो रिकमेंडेड है कि आप कोई लेक्चर स्किप किए बगैर तमाम लेक्चर्स को तरतीब से देखिए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद इस लेक्चर को देखिए ताकि आपको समझ आ सके कि एक्चुअली वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस की जो हम एडवांस टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, ये क्या होती हैं? और अगर आपको यही अंदाज़ा नहीं होगा कि वर्डप्रेस क्या है और वर्डप्रेस में साइट कैसे बनती है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, पेजेस, थीम, प्लगइन्स क्या होते हैं, तो फिर आपको आज के लेक्चर की कुछ समझ नहीं आने वाली। तो लिहाज़ा रिकमेंडेड है कि आप गुज़िश्ता लेक्चर ज़रूर देख लीजिए और अगर आप हमारे लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, आपको अच्छे से समझ आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफ़िकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे आइंदा आने वाले लेक्चर्स आपको बर वक़्त मिल सकें और आप अपनी लर्निंग को बर वक़्त टाइमली यकीनी बना सकें, प्रैक्टिस कर सकें और अपने साइट्स को रैंक करने में हेल्प आउट हो सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस के लिए आप डेफ़िनेटली कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, उस पे हम आपको इस पे रिस्पॉन्ड भी करेंगे और अगर किसी ऐसे टॉपिक पे हमें रिक्वायर्ड हुआ कि इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए, तो इस कोर्स के अलावा भी हम इंशाल्लाह आपके लिए वो वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। तो बगैर वक़्त ज़ाय किए चलते हैं आज के लेक्चर पे जिसमें हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस की एडवांस टेक्निक कौन-सी है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं आज का लेक्चर। जी, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के लेक्चर का टॉपिक है एडवांस वर्डप्रेस टेक्निक्स। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक सीएमएस है एंड सीएमएस स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपकी वेबसाइट पे जो भी पेजेस होते हैं, जो भी कंटेंट है, वो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, टेक्स्ट है, व्हाट्सोएवर एनी काइंड ऑफ डाटा जो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसको कस्टमाइज़ करने के लिए जो एक प्लेटफ़ॉर्म यूज़ होता है, जो एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उसको सीएमएस बोलते हैं और वो बहुत सारे सीएमएस मौजूद हैं। इसको हमने लेक्चर नंबर ग़البًا 4 में किया था। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये हो गया वर्डप्रेस का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन और अब यहाँ पर हमने वर्डप्रेस में गुज़िश्ता लेक्चर्स में इसकी इंस्टॉलेशन भी की है और इंस्टॉलेशन के साथ-साथ अपनी वेबसाइट को भी बिल्ड किया है। उसमें मुख्तलिफ़ पेजेज़ के मुख्तलिफ़ सेक्शंस को हमने बिल्ड करना सीखा है। आज हम थोड़ी-सी एडवांस टेक्निक्स के बारे में जानेंगे कि ऐसी कौन-सी टेक्निक्स हैं जो थोड़ी-सी एडवांस है और हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारी साइट की परफ़ॉर्मेंस को मुतासर कर सकती हैं, इम्प्रूव कर सकती हैं, एनहांस कर सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक है ऑप्शन कि डैशबोर्ड की कस्टमाइज़ेशन आप कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड क्या होता है? अगेन स्क्रीन पे चलिए, हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में यहाँ पे इस वक़्त लॉगिन है और इस लॉगिन डैशबोर्ड पे ये वर्डप्रेस आपने खोला हुआ है। इस इंटरफ़ेस से वाकिफ़ होंगे अगर आपने गुज़िश्ता लेक्चर्स देखे हैं। तो यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, तो ये डैशबोर्ड पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफ़ेस नज़र आता है। आपका इंटरफ़ेस मेरे से डिफरेंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन-कौन से प्लगइन्स यूज़ किए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के कुछ अपने विजेट्स होते हैं और कुछ प्लगइन्स के साथ आपको एडिशनली मिल जाते हैं। इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए जैसे आपका कोई एंड्रॉयड फ़ोन है तो या आईफ़ोन ऑब्वियसली। तो एंड्रॉयड में हम क्या करते हैं अपनी होम स्क्रीन पे विजेट ड्रॉप कर देते हैं वेदर का, क्लॉक का और एक विजेट ऐड कर देते हैं गूगल सर्च का जो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली हमें नज़र आ रहा होता है। ये गूगल की ऐप हमने इंस्टॉल की है। हमने फ़ेसबुक की ऐप इंस्टॉल की है, तो फ़ेसबुक की ऐप इंस्टॉल करने के बाद फ़ेसबुक का एक विजेट बैकएंड पे बन जाता है और हम उसकी यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि अगर हम अपनी जो रीसेंट नोटिफ़िकेशंस हैं, उनको देखना चाहें। तो इस तरीके से एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक विजेट की सूरत में आपको एक छोटा-सा प्रोग्राम जो आपको आपकी साइट के बारे में, आपकी उस ऐप के बारे में मालूमात फ़राहम कर रहा होता है, तो उसको विजेट कहते हैं। अब आपके डैशबोर्ड पे भी ढेर सारे विजेट आपको नज़र आ सकते हैं और ये विजेट्स आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए भी हो सकते हैं, हेल्पफुल भी हो सकते हैं और कुछ गैर ज़रूरी भी हो सकते हैं। तो आप इनको अगर रिमूव करना चाहें, तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं। पहले स्टेप क्या है रिमूव से पहले कि अगर हम इनको
मूव करना चाहें, तो मूव करने के लिए ये इसके एक तो ऑप्शन ये है कि आप किसी एक को भी ड्रैग करके किसी एक पोज़ीशन पे कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने इसको कर दिया। तो इस ऑप्शन से हमने क्या किया कि ऑप्शन से एक विजेट को दूसरे की पोजीशन के साथ रिप्लेस कर दिया। इसको हम मूव अप करना चाहते हैं कि एक्टिविटी मुझे टॉप पे चाहिए, तो मैं इसको टॉप पे कर देता हूँ। तो ये तो इसकी मूवमेंट होगी। लेकिन अगर इसको रिमूव करना है तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसके लिए आपको एक प्लगइन करना पड़ेगा। प्लगइन का नाम है रिमूव विजेट, और रिमूव विजेट लिख के इस कीवर्ड से आप जब प्लगइन में आगे सर्च करेंगे, तो आपको वो और भी प्लगइन्स मिल जाएँगे जिससे आप इन विजेट्स को रिमूव कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि ये प्लगइन्स एक्चुअली प्लगइन्स नहीं, विजेट्स करते क्या हैं? ये आपको बता रहा है विजेट कि आपकी साइट की हेल्थ क्या है। वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट विजेट है, आपकी साइट की हेल्थ गुड है, शुड बी इम्प्रूव्ड, पुअर है, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा, तो ये गुड है, ये मुझे चाहिए। एक्टिविटी के इस विजेट में हमें क्या मिल रहा है? इस विजेट पे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी साइट पे लास्ट एक्टिविटी क्या हुई थी, और ये बता रहे हैं कि इस डेट को ये एक न्यू ब्लॉग पब्लिश हुआ है। इस ब्लॉग का नाम ही न्यू ब्लॉग था, इस वजह से आपको न्यू ब्लॉग नज़र आ रहा है। एक्चुअली ये ब्लॉग का टाइटल आपको यहाँ पे नज़र आना था। नीचे रीसेंट कमेंट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ मिल रही है तमाम पोस्ट और कमेंट्स के हवाले से, कमेंट के हवाले से, कि तमाम कमेंट्स देखना चाहते हैं, पेंडिंग अप्रूवल वगैरह, तो ये इस पे क्लिक करके आप इसकी डिटेल पे जा सकते हैं। तो ये आपको एक शॉर्टकट प्रोवाइड किया जा रहा है विजेट से। एट अ ग्लांस पे आपको बताया जा रहा है कि आपकी 2 पोस्ट है, 1 पेज है, 1 कमेंट है, आपको ये इन्फॉर्मेशन लगता है कि गैर ज़रूरी है, आपको नहीं चाहिए। रिमूव विजेट कि जैसे ही आप प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, तो उसको ओपन करेंगे, तो उस प्लगइन में जितने भी आपके विजेट्स बने हुए होंगे वो सारे वहाँ पे लिस्ट हो जाएँगे। आप उनमें से जिसको चेक कर देंगे और उसके बाद उसको रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक हो गया? अब बात ये है कि इसको हमने रिमूव करना क्यों है? ज़रूरत ही क्यों है इसको करने की? इसकी वजह ये है, ये देखिए आप, वजह ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी पूरी साइट को मॉनिटर करना चाहें एक एनवायरनमेंट पे, एक इंटरफ़ेस पे, तो गैर ज़रूरी विजेट्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर यही विजेट्स आपकी जो ओवरऑल इसकी जो परफ़ॉर्मेंस है वर्डप्रेस की, उसको भी मुतासर कर सकता है, लोड लेट हो सकता है। दूसरा, आपका कस्टमाइज़ एक्सपीरियंस होगा, आप फ़ोकस करना चाहते होंगे ट्रैफ़िक पे, और वहाँ पे ट्रैफ़िक के अलावा और बहुत सारे विज़िट्स नज़र आ रहे हैं, वो थोड़े-से डिस्पर्स हैं, लेफ़्ट राइट हैं, नीचे हैं, स्क्रॉल करना पड़ता है, तो वो जो क्लटरिंग वाला जो इफ़ेक्ट है, वो आपको फ़ील करना पड़ता है। इसको आप अवॉइड करने के लिए इन विज़िट्स को रिमूव कर देते हैं, और सिर्फ़ वो विज़िट्स रखते हैं जो आपको चाहिए। तो इससे आपको अपनी साइट को मॉनिटर करने में आसानी होती है। इसलिए एक ये टेक्नीक है, जिससे आप अपनी साइट के वर्डप्रेस को थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, यूज़र रोल मैनेजमेंट। वर्डप्रेस यूज़र्स पे हमने डिटेल में एक लेक्चर किया था, इसमें हमने तमाम यूज़र्स के बारे में लर्न किया था और उनका डिफरेंस भी देखा था कि तमाम यूज़र्स एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर एंड सब्सक्राइबर, ये रोल्स क्या होते हैं और इन रोल्स में क्या डिफरेंस है, इसको हमने बड़े अच्छे से लर्न किया था। तो आप ये भी इंश्योर कीजिएगा, जब आपने वो वेबसाइट अपनी बना ली है, उस वेबसाइट को बनाने के बाद आपने उस पे जो-जो यूज़र्स क्रिएट किए हुए हैं, वो यूज़र्स उस रोल के मुताबिक हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक यूज़र क्रिएट किया जिसका काम था सिर्फ़ ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करना, और उसके लिए आप उसको कंट्रीब्यूटर का रोल दे सकते थे। लेकिन आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दिया हुआ है, तो इस केस में तो ये गलत है। आपने एक रोल किसी को एक्सेस दी है, यूज़र क्रिएट किया है कि वो आपकी ये साइट पर रहने वाली पोस्ट को रिव्यू करे, रिव्यू करने के बाद देखे कि क्या ये हमारी साइट की पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक है। अगर वो ठीक है तो उसको अप्रूव कर दे और वो पब्लिश हो जाए, और अगर उसमें मसला है तो या तो उसको इम्प्रूव कर दे, या जो ऑथर है उस वेबसाइट का उनसे इम्प्रूव करवा ले। तो उसको भी आपने एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप हर यूज़र को उसके रोल के मुताबिक अगर एक्सेस देंगे, तो ये आपकी साइट की परफॉर्मेंस, हेल्थ, सिक्योरिटी के लिए बेहतर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टम यूज़र क्रिएट कर लें और इनकी एक्सेस को कंट्रोल भी कर सकें, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट
रोल्स आपको वर्डप्रेस में मिल रहे हैं और ये क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल में एक लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, यूज़र रोल एडिटर और मेंबर्स लाइक प्लगइन है। आप यूज़र्स के कीवर्ड से प्लगइन में जाके सर्च कीजिएगा तो आपको काफ़ी प्लगइन्स मिल जाएँगे जो आपको कस्टम यूज़र क्रिएट करने और उनको एक्सेस ग्रांट करने में या रिस्ट्रिक्ट करने में आपको हेल्प करेंगे। जी, नंबर 3 पे है कस्टम पोस्ट टाइप। ये बहुत अमेजिंग ऑप्शन है उन तमाम लोगों के लिए जो इसको यूज़ करना चाहते हैं। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि कस्टम पोस्ट टाइप है क्या और ये किसको यूज़ करनी चाहिए। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने अपनी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल फूड से रिलेटेड, आपने फूड से रिलेटेड एक वेबसाइट बनाई है या टेक की वेबसाइट है, उस टेक को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन हम फूड की कौन से एग्जांपल दिन में ही तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। फूड की वेबसाइट है और वहाँ पे हम फूड की ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अब फूड में हम बात कर रहे हैं हेल्थ पे भी, फूड से रिलेटेड कुछ आइटम्स जो हमारी हेल्थ पे मुतासिर होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या फूड के बारे में रिव्यू, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पर रेसिपीज़ भी पब्लिश करना शुरू करें। तो रेसिपीज़ पब्लिश करने के लिए आपके पास कौन से 2 ऑप्शंस मौजूद हैं? ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन-कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं आपकी नज़र में, कि हम अगर सिर्फ़ एक रेसिपी लगाना चाहें तो कैसे पब्लिश कर सकते हैं। मैं इसका आंसर दे देता हूँ, लेकिन आपका फीडबैक भी चाहिए होगा ताकि पता चले आपने कितना समझाया। कोई ऑप्शन जो इस वक़्त मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, आपके ज़हन में है या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए और उसके रीज़न के साथ वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप एक पेज क्रिएट करें और उस पेज पे उस रेसिपी को वहाँ पे नोट डाउन करें, उसको पब्लिश कर दें। अब इस तरीके से करते-करते आपकी वेबसाइट पे हंड्रेड्स ऑफ पेजेज़ हो जाएँगे, क्योंकि आपने 1-2 रेसिपीज़ तो नहीं लगानी और उन पेजेज़ का स्ट्रक्चर, होम पेज के साथ लिंकेज, वो आपका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एक कैटेगरी है रेसिपी। रेसिपी के अंदर आपने फ़ास्ट फूड, पिज़्ज़ाज़, ये वो सारी चीज़ें, बर्गर्स हो गए, आपने और कॉन्टिनेंटल फूड है, उनके बारे में बात की है, तो वो एक कैटेगरी थी एक्चुअली रेसिपी और उसके अंडर ये सारी आती थी। लेकिन अब पेजेज़ को जब आप उसको रेसिपीज़ को वो बनाएँगे और उसको पब्लिश करेंगे तो उससे क्या होगा, सब पेजेज़ आपके होम पेज के अंडर होंगे, कैटेगराइज़ नहीं हो सका ये डाटा। अब आप कहते हैं ठीक है, फिर हमारे पास ऑप्शन दूसरी है मौजूद, वो है पोस्ट की। अब पोस्ट की ऑप्शन में क्या मसला है, कैटेगराइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो आंसर है आपका। ये इसको कैटेगराइज़ तो किया जा सकता है। रेसिपी की कैटेगरी बनाएँगे और उसकी सब कैटेगरीज़ बनाते चले जाएँगे और वहाँ पर अपनी रेसिपीज़ लगा देंगे। लेकिन अब मसला क्या होगा? ये भी हम लर्न कर चुके हैं। याद होगा आपको कि आपके पेजेज़ के डिफरेंट टेम्पलेट हो सकते हैं। लेकिन आपकी जो पोस्ट होती है, उसका सिर्फ़ एक टेम्पलेट होता है। आपकी एक टेम्पलेट जो होता है, वही आपकी तमाम एक्सिस्टिंग फ्यूचर में आने वाली पोस्ट पे अप्लाई हो जाता है। अब आपका ब्लॉग पोस्ट और आपकी कैटेगरीज़ दोनों एक जैसी दिख रही होंगी, लेकिन आप चाहते हैं कि दोनों का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। तो जब दोनों का डिफरेंट एक्सपीरियंस, उसका लेआउट, उसका टेम्पलेट डिफरेंट करना चाहते हैं, तो आपको एक नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। पोस्ट नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, ऐड न्यू पोस्ट वाली नहीं, पोस्ट की टाइप एक नई क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसको हम डिफाइन करेंगे डिफरेंट प्लगइन से, जिसमें हमारे पास एसीएफ एक पावरफुल टूल है, कस्टम पोस्ट टाइप यूआई है। इनसे हम एक नई कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे रेसिपी। अब रेसिपी एक पोस्ट बन जाएगी, हम रेसिपी ऐड न्यू पोस्ट करेंगे, तो उसका हम पहले लेआउट डिफाइन करेंगे कि हेडर इसका कैसा होगा, इसका इमेज कहाँ पे आएगा, साइड बार कैसी होगी, साइड बार में हम क्या-क्या दिखाना चाहते हैं कि इसको कितना टाइम लगेगा। फिर एक बड़ा प्यारा-सा एक बॉक्स बना होगा स्टाइलिश किस्म का जिसमें इंग्रीडिएंट्स लिखे होंगे। एक जगह पे एक बार बनी होगी जिसमें हम बताएँगे कि इसको तैयार करने के लिए कितना टाइम चाहिए, कुक से पहले और कुक के बाद। और फिर स्टेप बाय स्टेप हम बताएँगे, स्टेप 1 में आप क्या करें, स्टेप 2 में क्या करें, करने के बाद एंड में हम कुछ हेल्थ के न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी लगाना चाहते हैं, तो आप एक दफ़ा उसका टेम्पलेट खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं यूज़िंग एलिमेंटर। और उसके बाद आपने सिंपल अपनी एक पोस्ट क्रिएट करनी है और वो ऑटोमेटिकली रेसिपी में उस स्टाइल में फॉर्मेट में आपको दिखना शुरू हो जाएगी।
और इससे अगर टेक में है, तो टेक में अगर आप अपनी केस स्टडीज़ बनाना चाहते हैं, आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स जो आपने हैंडल किए हैं, वो अलहदा से दिखाना चाहते हैं ब्लॉग पोस्ट से, तो फिर आपको कस्टम पोस्ट टाइप की ज़रूरत है। बेहतरीन ऑप्शन है, बहुत एडवांस है, बहुत मज़े की चीज़ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कस्टम पोस्ट टाइप की डिटेल के हमें बेनिफिट्स क्या होंगे, ये हमने डिटेल में लर्न कर लिया है। बस देख लेते हैं कैसे कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें लॉजिकली कैटेगराइज करने में हेल्प आउट करता है। कस्टमाइज डिस्प्ले होता है क्योंकि हमने टेम्पलेट अलहदा से कस्टम पोस्ट का डिफाइन कर दिया, और ब्लॉग पोस्ट का वही हुआ जो थीम का हमें मिला था। और इसमें एसईओ का एडवांटेज भी आपको मिलेगा क्योंकि आपने अपने डाटा को, अपने साइट के जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज हालत में रखा है। सर्च इंजन के लिए, क्रॉलर के लिए आसानी होगी इसको समझने में, क्रॉल करने में। बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस होगा और इसको आप स्केल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है एनालिटिक्स एंड एसईओ इंटीग्रेशन। और एनालिटिक्स एंड एसईओ के ऊपर हम आने वाले दिनों में नेक्स्ट फ्यू डेज़ के बाद एक लेक्चर इस पे कवर करेंगे डिटेल में, जिसमें हम सीखेंगे कि एनालिटिक्स और सर्च कंसोल क्या होता है। मैं इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि आपने एक वेबसाइट बनाई, उस पे काम किया आपने, उसकी पूरी डिज़ाइनिंग की, तमाम पेजेस को बनाया, रिस्पॉन्सिवनेस फिक्स कर ली। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, ये भी आपको पता चल चुकी होगी। नहीं तो आने वाले लेक्चर्स में इसकी डिटेल में हम जान लेंगे, और हमने फिक्स करना भी सीखा हुआ है इसको, ठीक है? आपने सारे काम कर लिए, उसकी स्पीड को भी इम्प्रूव कर लिया। पेज स्पीड क्या होती है, इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। सारे काम करने के बाद लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपकी साइट पे लगने वाला जो कंटेंट है, कंटेंट कीवर्ड रिसर्च किया आपने, कंटेंट राइट किया, पब्लिश किया, आपको पता ही नहीं है कि आपकी वेबसाइट किस स्टेज पे है। तो फिर क्या करेंगी? क्या फ़ायदा होगा आपको? आप कंटेंट लगाते चले जा रहे हैं, आपने 50, 100, 150, 200 पोस्ट लगा दिए, लेकिन आपको पता ही नहीं आप किस पोज़ीशन पे हैं। आप मेबी किसी एक गलत प्रैक्टिस को फ़ॉलो कर रहे हैं और उसी को ही रिपीट किए चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी साइट का स्कोर, एक ख़ास कोई नंबर है, उसको अगर असाइन कर दिया जाए, या आपको पता चल जाए कि आपकी साइट के कुछ पेजेज़ पेज 1 पे हैं और कुछ पेजेज़ इंडेक्स भी नहीं हो रहे हैं, और कुछ पेजेस बहुत आगे हैं। तो ऐसे केस में आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी जो गूगल सर्च इंजन में आपकी साइट के स्टैट्स आपको बता सके। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, उसके लिए आपको एक प्लगइन करना पड़ता है साइटकिट, और साइटकिट की मदद से हम इसको अपनी वेबसाइट को लिंक करते हैं गूगल सर्च कंसोल में, जिसमें जाके हम अपनी साइट के तमाम फैक्ट्स, तमाम स्टैट्स देखते हैं कि हमारी साइट पे किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में, किसी क्यूरी पे, किसी कीवर्ड पे, कौन से पेज पे, कौन से कंट्री से, कौन सी डिवाइस से एक्सेस की जा रही है, और उस पे हमारे ट्रैफिक का क्या काउंट है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से पता चल जाती हैं। तो ये आपने लाज़मी कर लेना ताकि हम अपनी साइट की स्टैट्स चेक कर सकें, उसकी प्रोग्रेस चेक कर सकें, उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकें। मल्टी साइट नेटवर्क, मल्टी साइट नेटवर्क है तो काफ़ी टेक्निकल, बिल्ट इन ऑप्शन मौजूद होती है लेकिन हाइड होती है। इसको एक्टिव करना पड़ता है, एक शॉर्ट कोड होता है, वो यहाँ पर मैं मिस कर चुका हूँ। बहरहाल आप इसके बारे में अगर रिसर्च करना चाहें तो रिसर्च करके ही इसको ट्राई कीजिएगा। बहरहाल होता क्या है, मल्टी साइट नेटवर्क की ऑप्शन आपकी साइट पे अनेबल हो जाती है आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। और करती क्या है ये, आपकी मान लीजिए कि मल्टीपल डोमेन्स हैं, आपका एक इदारा है, कोई कंपनी है, और आप उसकी मल्टीपल डोमेन्स, सब डोमेन्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, और आपको क्या करना पड़ता है, सबको अलग से लॉगिन करके मैनेज करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है। 3 है, 4 है, 5 हैं, 10 हैं। तो इस केस में आपको 10 लॉगिन करके 10 वर्डप्रेस को मैनेज करना पड़ता है, थीम, प्लगइन्स, सारी कॉन्फ़िगरेशन, एसईओ सब कुछ आपको ऐसे इम्प्रूव करना पड़ता है। और आपको मल्टीपल ब्राउज़र ओपन करने पड़ेंगे, या एक ही ब्राउज़र में अगर आप सब कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए स्वैपिंग और इन सब चीज़ों को करना, मैनेज करना एक मुश्किल टास्क है। तो इसके लिए मल्टी साइट नेटवर्क की एक ऑप्शन मौजूद है वर्डप्रेस में, जो आपको अलाउ करती है कि आप एक वर्डप्रेस में अपने बाकी डोमेन्स को भी कंट्रोल कर सकें। तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप इसके बारे में क्यूरियस हैं, इंटरेस्टेड हैं इसके लर्न करने में, तो गूगल कर सकते हैं, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताते चलो, इसका एक नुकसान भी है। फ़ायदा तो है कन्वीनियंस का, लेकिन इसका नुकसान क्या है? एक नुकसान बता देता हूँ, बाकी नुकसान आपको अगर ज़हन में आता है कि ये मुश्किल हो सकती है, वो आप कमेंट में बताइएगा। मेरी नज़र में एक इसका नुकसान है कि अगर एक आपका वर्डप्रेस किसी एक प्लगइन या थीम की वजह से आपकी एक साइट हैक होती है, डाउन होती है, तो बाकी पूरे का पूरा नेटवर्क मुतासिर हो जाएगा, क्योंकि वर्डप्रेस एक है। तो इस केस में पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट। अब एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट क्या होती है? एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट से मुराद है कि आप अपनी वेबसाइट को इस तरीके से डिज़ाइन करें, इस तरीके से बनाएं कि वो इस दुनिया पे मौजूद तमाम इंटरनेट यूज़र्स के लिए एक जैसा एक्सपीरियंस दे सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी वेबसाइट को मैं देख रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, अपने हाथों से टच कर सकता हूँ स्क्रीन को, माउस चला सकता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे आपकी वेबसाइट को यूज़ करने वाले, जो देख ही नहीं सकते, तो फिर आपकी साइट को वो कैसे यूज़ करेंगे? अब आपकी वेबसाइट को उन पे भी उनका भी उतना ही हक है। एक ऑर्गनाइज़ेशन है, आई गेस इसमें मैंने ज़िक्र नहीं किया, लेकिन एक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जिनके मुताबिक इंटरनेट पे सबका एक जैसा बराबर हक है। कोई भी सब कोई भी जो किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार है, उसका भी उतना ही राइट है जितना आपका है। उसके लिए भी आपने ज़हन में रखते हुए साइट को बनाना है। अब मिसाल ली जाए कि जो अंधे हैं, जो नाबीना हैं, जो देख नहीं सकते, वो वेबसाइट को कैसे यूज़ करेंगे? तो आपने देखा होगा कुछ नाबीना अफ़राद मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन्स, स्मार्टफ़ोन्स को यूज़ करते हैं और बिल्कुल सही यूज़ करते हैं आपके तरीके से। तो वो कैसे करते हैं? स्क्रीन रीडर की ऐप्स होती हैं, जो स्क्रीन को रीड कर रही होती हैं और वॉइस फीडबैक दे रही होती हैं। और उस वॉइस फीडबैक से उनको पता चल रहा होता है कि अब स्क्रीन पे ये ऑप्शंस मौजूद हैं। अब अगर आपका एक ब्लॉग ओपन हो रहा है और उस ब्लॉग पे एक इमेज आता है और आपने फ़ौरन से अपने वर्डप्रेस में एक इमेज के ऑप्शन को ओपन किया, अपलोड की फ़ाइल एंड दैट्स इट, फ़ौरन से उसको सिलेक्ट कर दिया, लगा दिया। लेकिन आपने उस इमेज का टाइटल नहीं दिया, उसका ऑल्ट टेक्स्ट नहीं दिया और आपने उसकी डिस्क्रिप्शन अगर नहीं लगाई, तो क्या होगा? स्क्रीन रीडर बस ये बताएगा कि देयर इज़ एन इमेज, उसका टाइटल ये है, दैट्स इट। और उसे कोई क्लैरिटी नहीं हो रही कि ये इमेज किस चीज़ के बारे में है। अगर आपका एक इमेज ऐसा है जिसमें एक लड़का बैठा है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है और उसके पास कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, इमेज ऐसा है। तो इमेज को ऑल टेक्स्ट में अगर आप डिफाइन कर देते हैं कि एक लड़का है, अ बॉय इज सिटिंग एट टेबल हैविंग अ लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ हिम और उसके पास एक कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, तो स्क्रीन रीडर उस ऑल टेक्स्ट को पढ़ते हुए डिफाइन कर देगा ये इमेज किस चीज़ के बारे में है। तो वो लोग जो इसको देख नहीं पा रहे थे, उन्होंने भी महसूस कर लिया, सीख लिया, समझ लिया कि ऐसा एक इमेज आया है। ठीक हो गया? तो आपने अपनी वेबसाइट के इन तमाम फीचर्स को भी फ़ोकस में रखना है। क्यों ज़रूरी है आप कह रहे हैं? कितने लोग होंगे नाबीना जो इस साइट को यूज़ करेंगे? भले वो कम पॉइंट्स हों, बहुत कम नंबर में हों लोग। लेकिन यहाँ पे एक-एक पॉइंट का स्कोर जो है ना, वो आपको विन और लूज़ करवा सकता है। इसको हम पहले भी लर्न कर चुके हैं, कई दफ़ा ज़िक्र कर चुके हैं। अगर आपकी साइट का एक्सेसिबिलिटी स्कोर अच्छा है, तो गूगल आपको प्रेफ़र करेगी अदर वेबसाइट्स पे। तो आपको तो गूगल की प्रेफ़रेंस चाहिए, और अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, तो आपका कंटेंट वेबसाइट जितनी मर्ज़ी अच्छी होगी, आप एक स्टेप पीछे होंगे। तो इसको फ़ॉलो करना ज़रूरी है। एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं? बेटर सर्च रैंकिंग के लिए, आप यूज़र की एंगेजमेंट के लिए आपके लिए ज़रूरी है, और आपके जो बाउंस रेट्स हैं, इसको भी मिनिमाइज़ कर देती है। तो ये आपके लिए बेनिफिट्स हैं, डिटेल में हम लर्न कर चुके हैं। अब वर्डप्रेस की साइट की सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपने वेबसाइट तो बना ली है, डिज़ाइनिंग अच्छी कर लिया है, ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा लगा लिए हैं, और आपको लगता था कि एलिमेंटर प्रो का होना ज़रूरी है, ताकि मैं अपनी मर्ज़ी से वो विजेट्स भी यूज़ कर लूँ, वो ऑप्शंस भी यूज़ कर लूँ जो प्रो फीचर में है, मुझे उनकी ज़रूरत है। और इसके ऊपर हमने प्लगइन सिलेक्शन में डिटेल में बात की थी। तो अगर आपने ऐसा काम किया कि नल्ड प्लगइन आपने यूज़ कर लिया, आपकी साइट हैक हो सकती है। अब आपने एक तो उसको बायपास करना है, थीम्स भी आपने ऐसे यूज़ नहीं करने,
नेक्स्ट आप कहते हैं मैं सब कुछ वर्डप्रेस की लाइब्रेरी से किया है, तो बहुत बड़ी-बड़ी वेबसाइट, बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स हैक हो जाते हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर हमारी साइट हैक हो जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिनसे हम इन जो थ्रेट्स हैं, इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने थीम्स एंड प्लगइन्स को अपडेट रखें और एक सिक्योरिटी का प्लगइन। अब सिक्योरिटी ये प्लगइन्स वाले लेक्चर में भी हमने इसको इंस्टॉल किया था। आप सिक्योरिटी का कीवर्ड प्लगइन में सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। जो प्लगइन्स मौजूद होंगे, उसमें हमने वर्डफेंस को किया था यूज़ और वर्डफेंस को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, वो आपको स्कैन कर देगा आपकी साइट को और ब्रूट फ़ोर्स अटैक को रोक देगा। ब्रूट फ़ोर्स क्या होता है? मल्टीपल जो बॉट्स ट्राई करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड के कैरेक्टर्स में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में कॉम्बिनेशन ट्राई करके, वो आपको इस साइट को लॉगिन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ऑप्शन आपको मिल जाएगी, तो इस टाइप के ऑप्शंस अभी हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। तो आप इन लॉगिन अटेम्प्ट्स को रोक सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लॉगिन अटेम्प्ट्स आप गूगल पे ट्राई करते हैं, एक दफ़ा लगाया, पासवर्ड गलत था, लॉगिन नहीं करेगा, 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे, चौथी दफ़ा वो अकाउंट को टेम्परेरी ब्लॉक कर देगा, आपको एक्सेस नहीं करने देगा। इवन यू आर ओनर ऑफ द अकाउंट, उसके बावजूद भी नहीं करेगा सिक्योरिटी रीज़न्स के तहत। तो इस तरीके से हम अपने वर्डप्रेस पे भी कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ दिस प्लगइन और बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं। स्कूडी है, लाइक ये लॉगिनाइज़र है, वर्डफेंस है, तो ये प्लगइन्स आपको हेल्प आउट करेंगे इस काम से निपटने के लिए। ये प्लगइन्स की कुछ लिस्ट है, स्कोरी है, आईथीम सिक्योरिटी है, वर्डफेंस है, ये वो प्लगइन्स हैं जो आपको फायरवॉल और मालवेयर स्कैनर की ऑप्शन मौजूद फराहम करते हैं और आपकी साइट की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं और ब्लॉक करते हैं सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को और लॉगिन अटेम्प्ट्स को। और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में भी बताता चलूँ कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि आपने अपनी गूगल पे भी आपने अप्लाई करना है और अपनी वेबसाइट पे भी। कि आप अपने पासवर्ड को जब एंटर करते हैं लॉगिन करने के लिए, तो उसके बाद वो लॉगिन नहीं हो जाता। हो जाना चाहिए था लॉगिन, लेकिन लॉगिन नहीं होता। वो आपसे कहता है अपनी डिवाइस पे आपको पिन आया होगा या गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप है, उस ऑथेंटिकेटर ऐप से अपना कोड 6 डिजिट का टाइप कीजिए और वहाँ पे लगाइए। तो वो लगाने के बाद ये 2 फैक्टर्स हो गए, लॉगिन करने के लिए 2 शर्त होगी, एक तो आपको पासवर्ड भी चाहिए और दूसरी शर्त क्या है कि आपको उसका पिन भी देना है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपका पासवर्ड हैक भी हो जाता है, तो जब तक उस अकाउंट पे पासवर्ड किसी को पता चल गया, आपके दोस्त को या किसी भी तरीके से हैक हो जाता है, तो भी आपकी साइट सिक्योर हो जाएगी, आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा क्योंकि जब तक इसमें पिन नहीं लगेगी, वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। एसएसएल और एन्क्रिप्शन, एसएसएल के बारे में हम शायद डिस्कस कर चुके हैं। एसएसएल शायद ये लेक्चर नंबर 4 था, लेक्चर नंबर 2 था, इन पे भी हमने बात की थी। एसएसएल है सिक्योर सॉकेट लेयर और ये एक समझ लिए एक की है जो आपकी साइट पे एक सर्टिफिकेट इंस्टॉल होता है सिक्योरिटी का, जिसके बाद आपकी साइट का जो एड्रेस है एचटीटीपी से एचटीटीपीएस पे कन्वर्ट हो जाता है और ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आपकी साइट पे आपके यूज़र का आने वाला कनेक्शन प्राइवेट हो जाए। जो यूज़र आपकी साइट पे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, सबमिट करता है, फॉर्म सबमिशन करता है, वो बिटवीन दीज़ 2 कंप्यूटर्स रहे, इसको कोई स्टील ना कर सके। और अगर आपके साइट पे सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है, तो आपको ब्राउज़र ही वार्न कर देगा कि भई इस साइट पे सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन हैक हो सकती है, लीक हो सकती है, स्कैमिंग हो सकती है। तो इस टाइप की आपको वार्निंग दी जाएँगी, तो यूज़र क्या करेगा? नहीं जाएगा ऐसी वेबसाइट पे। तो अगर आपकी साइट पे एचटीटीपीएस का आपको यूआरएल में नज़र नहीं आ रहा, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने होस्टिंगर से बाय किया है और बहुत सारे वैसे जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, ये आपको साथ में प्रोवाइड कर देते हैं। तो नहीं है इक्विप तो उसको कर लीजिएगा। और अगर यूज़र्स का डाटा आप स्टोर कर रहे हैं, तो उसको सिक्योर रखने के लिए एन्क्रिप्ट कर लें और एन्क्रिप्शन के लिए भी आपको टूल्स मिलेंगे, प्लगइन्स मिल जाएँगे, जिसकी मदद से आप इसको एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कोड है, पासवर्ड था किसी यूज़र का, उसके क्रेडिट कार्ड की कोई इन्फॉर्मेशन थी। अब डेटाबेस में जब इसको स्टोर किया जाएगा, तो ये एज़ इट इज़ रखेंगे और अगर साइट हैक हो गई, डेटाबेस पे एक्सेस मिल गई, तो सारा डाटा स्टील हो जाएगा, यूज़र की जो प्राइवेसी है, वो लीक हो जाएगी। तो उसके लिए डेटाबेस में इसको स्टोर किया जाता है एन्क्रिप्ट करके ताकि इसको डिकोड ना किया जा सके और वो सेफ रह सके। तो अगर आपकी साइट ऐसी है तो आपने ये काम भी ज़रूर कर लेना है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़
द पॉइंट इज़ कि आप अपनी साइट के रेगुलर बैकअप करते रहिएगा। अब बैकअप्स क्यों ज़रूरी हैं? अगर किसी भी वजह से आपने वेबसाइट बनाई थी आज और आपने इसको लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद आपको पता चलता है कि बस ठीक है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड एंड वर्किंग फाइन, उसका बैकअप ले लीजिए। आप कुछ दिन बाद आपको लगता है सब कुछ स्मूथ है, ब्लॉग भी पब्लिश हो चुके हैं, आप एक और बैकअप लीजिए, स्केड्यूल कर सकते हैं आप इन बैकअप्स को। अब उदाहरण से किसी वजह से अगर आपकी साइट में कुछ हैकिंग अटेम्प्ट होती है या आपकी साइट अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, कोई मसला आ जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप उस बैकअप को रिस्टोर कर लेंगे, बजाय इसके कि आप साइट को दोबारा से बना रहे होंगे। तो ये आपकी काफ़ी सारी एफर्ट्स को सेव कर देगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि आप अपने वर्डप्रेस के थीम्स को और प्लगइन्स को रेगुलरली अपडेट करते रहें और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और यूज़र ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लॉगिन अटेम्प्ट्स, ब्रूट फोर्स अटैक्स को भी हम लर्न कर चुके हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर लें। नेक्स्ट ऑप्शन है जी ब्लॉकिंग ब्लॉक स्पैम। अभी रिसेंटली बल्कि काफ़ी ज़्यादा बैचेज़ में हमारे यही देखने में आया कि साइट अभी नई बनी है और यूज़र्स नहीं, हमारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर मेरी साइट पे कमेंट आ गए हैं, और कमेंट नॉर्मली पता क्या होते हैं? कमेंट्स होते हैं कि आपके ब्लॉग ने बहुत अच्छा गाइड किया है मुझे और मेरी काफ़ी हेल्प हुई है। मैं आपको सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, मैंने आपके दूसरे आर्टिकल्स भी देखे हैं। और मज़े की बात पता क्या है? उस साइट पे आर्टिकल कोई नहीं था, जो डमी पोस्ट लगी हुई थी उनके ऊपर कमेंट था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ह्यूमन्स आपको कमेंट नहीं करते हैं, और ये आपके जो फॉर्म्स की जो सबमिशन होती है, आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म है या आपने उधर पे अपने कोई फॉर्म्स बनाए हुए हैं, तो इसकी सबमिशन भी बॉट के थ्रू हो रही होती हैं। तो इस टाइप की जो स्पैमी एक्टिविटीज़ हैं, इनको थोड़ा-सा कंट्रोल करने के लिए आप रीकैप्चा अपनी साइट पे लगा सकते हैं। डब्ल्यूपी फॉर्म से हमने कॉन्टैक्ट अस पेज बनाया था, उसमें हमने एक ऑप्शन उसको डिस्कवर भी किया था। उस ऑप्शन के तहत आप अपने गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, गूगल का रीकैप्चा बनाइएगा, अपनी साइट का डोमेन का एड्रेस डालिएगा, आपको वो कैप्चा का एक आईडी मिलेगा, उसको अपनी साइट के साथ इंटीग्रेट करने के बाद ये आपकी साइट पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप स्पैमी एक्टिविटी से बच सकें। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी जो सीडीएन और साइट होस्टिंग की जो सिक्योरिटी है। अब सीडीएन क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कैसे काम करता है इसके बारे में बड़ा ही मैं शॉर्ट से आपको बताता हूँ कि आपकी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल आपने होस्ट किया, उसको होस्टिंग करनी है किसी भी ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर पे जो जिसका सर्वर यूएसए में है। अब यहाँ पर दुनिया के किसी दूसरे कोने में अगर उस वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है, तो लेटेंसी ट्रैवल टाइम की वजह से इस पर थोड़ा सा लैग आ सकता है, डिले आ सकता है, और उस डिले की वजह से शायद आपकी जो रैंकिंग है वो थोड़ी सी मुतासिर हो जाए, यूज़र एक्सपीरियंस की वजह से, सर्व की वजह से, गूगल की नज़र में। तो उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? आप क्लाउडफ्लेयर या इस जैसे कोई सीडीएन प्रोवाइडर आप साइट चेक कीजिएगा गूगल पे, उनको फ्री साइन अप कीजिएगा और अपनी साइट का वहाँ पर डीएनएस ऐड कर दीजिएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी साइट का कैशे इमेज वो अपने पास स्टोर कर लेंगे, और इनके मल्टीपल कंट्रीज़ के मल्टीपल सिटीज़ में सर्वर्स मौजूद होंगे। अब जब यूज़र सिटिंग इन कराची फॉर एग्जांपल आपकी साइट को एक्सेस करता है, तो कराची के सर्वर से उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि काफ़ी हद तक फास्ट होगी रादर देन कि उसको यूएसए से एक्सेस किया जाए। पर्सन सिटिंग इन इंडिया, और वो इंडिया के किसी शहर में बैठा है, फॉर एग्जांपल बॉम्बे या दिल्ली है, तो जब वो आपकी साइट को एक्सेस करना चाहेगा, तो उसके लिए वो यूएसए या पाकिस्तान के कराची सर्वर पे नहीं आएगा, वो वहाँ पे लोकल सर्वर जो अवेलेबल होगा उससे उसको साइट का डाटा दिखा रहा होगा जो उसको चाहिए होगा। और अगर किसी केस में उसके पास वो कैश में वो इमेज नहीं है जो यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए फ़ौरन आपके होस्टिंगर या होस्टिंग पे आके उस डाटा को फेच करेगा, कैशे कर लेगा और उसको दिखा देगा। तो ये बड़ा फ़ास्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से आपकी साइट की जो परफ़ॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी जो हो जाती है, स्पीड ऑप्टिमाइज़ हो जाती है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी साइट पे जो अटैक्स हैं, जो रेडियोस अटैक है, इसके बारे में भी लर्न कर लीजिएगा। डिनायल ऑफ सर्विसेज हैं, तो इससे क्या होता है कि आप कुछ बॉट्स हैं वो आपकी साइट को ऐसा अटैक करते हैं जिससे आपकी साइट, आपका सर्वर चौक हो जाता है, एक ना दिखने वाली ट्रैफिक जनरेट कर देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि प्रिटेंड हो रहा होता है कि आपकी साइट का सर्वर आपका जैम हो गया, जिसकी वजह से यूज़र का एक्सपीरियंस डिस्टर्ब होता है, आपकी साइट एक्सेस नहीं हो रही होती। तो जब अगर इस टाइप की भी एक्टिविटी आपकी साइट पे कोई अटैक होता है, तो उस केस में बाकी जो सर्वर्स है वो मुतासिर नहीं होंगे। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है साइट की परफॉर्मेंस के लिए भी और अटैक से बचने के लिए भी। स्टेजिंग एनवायरनमेंट।
अब आप साइट पे काम कर रहे हैं, नए-नए हैं, सीख रहे हैं, किसी और वेबसाइट पे कोई फीचर देखते हैं, कोई थीम देखते हैं, तो आप कहते हैं कि इसको मैं अपनी साइट पे अप्लाई कर लेता हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, अपनी साइट को लॉगिन करते हैं, थीम ट्राई करते हैं और चेंजेस अप्लाई करते हैं और पता चलता है कि सब कुछ खराब हो गया है, एक्सपीरियंस खराब हो गया है। जैसी चीज़ें दिखनी चाहिए थी वैसे नहीं, दोबारा से मेहनत करनी पड़ रही है। तो क्या होगा? सब कुछ वेस्ट हो गया। बेहतर तरीके कार क्या है, आपने कोई प्लगइन टेस्ट करना है, थीम टेस्ट करना है, कोई टूल टेस्ट करना है, उन सब की टेस्टिंग के लिए अपनी साइट का क्लोन बनाइए, उसकी स्टेजिंग बनाइए, एक एनवायरनमेंट अपनी साइट का जो आप अपनी सब डोमेन पे भी बना सकते हैं। सब डोमेन क्रिएट कीजिए, वहाँ पर अपनी उस साइट को टेस्ट कीजिए, जब वो टेस्ट आपका पास हो जाए, आप मुतमिन हो जाए, तब उसको लाइव साइट में शिफ्ट कर दीजिएगा, माइग्रेट कर दीजिएगा ताकि आपकी लाइव साइट मुतासिर ना हो उसकी परफॉर्मेंस। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐसे लर्न किए हैं जो वर्डप्रेस में आपको कुछ टेक्निक्स ऐसे प्रोवाइड करते हैं जिससे आप अपनी साइट की सिक्योरिटी, अपनी साइट की परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बेहतर कर सकते हैं। डेफिनेटली एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को अगर आप अप्लाई कर लेते हैं, हर पॉइंट का कोई ना कोई स्कोर है, कोई ना कोई वेटेज है और ये एज़ अ टोटल एग्रीगेट होके आपका एक अच्छा स्कोर बना रहे होते हैं जिससे फिर आपकी साइट गूगल की नज़र में एक अच्छी वेबसाइट कंसीडर होती है और फिर आपको मौका मिलता है रैंक होने का। तो उम्मीद है ये आज का इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आपको पसंद आया होगा। डेफ़िनेटली पसंद तो आया ही होगा और अगर समझ नहीं आया, कोई पॉइंट पे प्रॉब्लम रहा है, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर करूँगा आपको। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह उस पे भी आपके लिए उसका बंदोबस्त किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा आपकी ये जो टॉपिक था उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है? जब आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफ़िकेशन ऑन नहीं करेंगे। तो ये ज़रूर कर दीजिएगा और अगर पसंद आ रही है वीडियोस, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपने दोस्त से वापस से शेयर कर दीजिएगा और अब मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।